हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में कीमत तथा उत्पत्ति का निर्धारण देखेंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस एंड आउटपुट अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। विद्यार्थियों, पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने पूर्ण प्रतियोगिता एवं एकाधिकार के अंतर्गत कीमत एवं उत्पत्ति निर्धारण का अध्ययन किया था। विद्यार्थियों, वास्तविक जीवन में ना तो पूर्ण प्रतियोगिता दृष्टिगोचर होती है और ना ही एकाधिकार की स्थिति। दोनों चरम स्थितियां हैं। वास्तविक जीवन में जो अपूर्ण प्रतियोगिता है वह दृष्टिगोचर होती है। वास्तविक विश्व में प्रतियोगिता एवं शुद्ध एकाधिकार दो शोर हैं, दो एक्सट्रीम्स हैं, जिनके बीच बहुसंख्यक सीमित एकाधिकारी सक्रियता से न्यूनाधिक प्रतिस्पर्धा करते हैं। अर्थात जो अपूर्ण प्रतियोगिता है वह पूर्ण प्रतियोगिता तथा एकाधिकार के बीच की स्थिति है। कीमत सिद्धांत को चूँकि पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार व्यावहारिक जगत में प्रायः दृष्टिगोचर नहीं होते, इसलिए कीमत सिद्धांत को बदलकर इसको वास्तविक संसार के अधिक निकट लाने की अत्यधिक आवश्यकता थी। तो इसलिए इस कार्य को प्रोफेसर E.H. चैम्बरलिन और श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने पूर्ण किया और उनकी दो पुस्तकें अलग अलग प्रकाशित हुई। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन की द इकोनॉमिक्स ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन और E.H. चैम्बरलिन की द थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। हालांकि जो रॉबिन्सन हैं, श्रीमती रॉबिन्सन और प्रोफेसर चैम्बरलिन की जो एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता और श्रीमती रॉबिन्सन की अपूर्ण प्रतियोगिता में कुछ अंतर पाया जाता है, परंतु इन दोनों का सार और आवश्यक तत्व एक समान ही हैं। विद्यार्थियों, अपूर्ण प्रतियोगिता के विभिन्न रूप देखने को मिलते हैं। एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता, अल्पाधिकार, ओलिगोपोली, द्वयाधिकार, डिओपोली। हम इस वीडियो लेक्चर में एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता के बारे में चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता के अंतर्गत अनेक विक्रेता पाए जाते हैं और इसके साथ साथ वस्तु विभेद, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन भी पाया जाता है, जिसके कारण प्रत्येक विक्रेता थोड़ी बहुत एकाधिकारी शक्ति प्राप्त कर लेता है। विद्यार्थियों, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता के अंतर्गत जो विभिन्न विक्रेता हैं वह जो वस्तु उत्पादित करते हैं वह वस्तु समरूप नहीं होती। उनके द्वारा उस उत्पादित वस्तु में विभेद होता है, डिफरेंशिएशन होता है और जिसके कारण प्रत्येक विक्रेता थोड़ी बहुत एकाधिकारी शक्ति प्राप्त कर लेता है। विद्यार्थियों, एकाधिकार की यदि हम विशेषताओं की चर्चा करें तो हम एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता के अंतर्गत देखते हैं कि इसके अंतर्गत अनेक क्रेता और विक्रेता पाए जाते हैं। इसमें फर्मों की संख्या इतनी अधिक होती है कि जब प्रत्येक फर्म अपनी उत्पत्ति व कीमत संबंधी निर्णय लेती है तो वह अपने अनेक प्रतियोगियों यानी जो प्रतियोगी उत्पादक है उनकी प्रतिक्रियाओं का कोई परवाह नहीं करती, इसलिए वह अपने निर्णय स्वतंत्र रूप से ले सकती है। यानी फर्म की निर्णय प्रक्रिया
स्वतंत्र होती है एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता के अंतर्गत। विद्यार्थियों, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता की दूसरी विशेषता है कि इसमें वस्तु विभेद पाया जाता है, जिसका मतलब है कि विभिन्न फर्मों के द्वारा उत्पादित किए जा रहे पदार्थ बिल्कुल एक जैसे नहीं होते, उनमें कुछ अंतर पाया जाता है और यह अंतर क्वालिटी में हो सकता है, आकृति, आकार, रंग, डिब्बे की सुंदरता, ब्रांड इत्यादि के रूप में हो सकता है, या दुकान की स्थिति या दुकान में काम कर रहे कर्मचारियों के व्यवहार के रूप में भी हो सकता है। कहने का मतलब यह है कि यह विभेद जो है वह काल्पनिक विभेद भी हो सकता है उपभोक्ताओं के मन में, या वास्तव में विभेद भी हो सकता है जब वस्तु के भौतिक और रासायनिक गुणों में जो फर्म है कुछ सीमा तक विभेद करके, अंतर करके कीमत को प्रभावित कर सकती है। लेकिन वस्तु विभेद के बावजूद भी जो फर्म है वह बहुत ज़्यादा ऊंची कीमत नहीं ले सकती, क्योंकि उसे अन्य प्रतिस्पर्धी फर्मों से प्रतियोगिता का भय होता है। विद्यार्थियों, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता के कई उदाहरण दिए जा सकते हैं, जैसे भारत में टूथपेस्ट निर्माण करने वाली अनेक कंपनियां हैं और वे भिन्न भिन्न ब्रांड का उत्पादन करते हैं, जैसे कॉलगेट है, पेप्सोडेंट है, या फॉरेंस है, और भी बहुत सारे टूथपेस्ट हैं। और जो इन अन्य ब्रांड्स, मतलब एक फर्म एक ब्रांड का उत्पादन करती है, जिस भी ब्रांड का, उसको दूसरा उत्पादक नहीं बेच सकता उस ब्रांड से। इसी प्रकार नहाने के साबुन हैं, बहुत सारे ब्रांड बाजार में प्रचलित हैं, लक्स, गोदरेज, ब्रीज, हिमाम, और भी बहुत सारे, हम डव, बहुत सारे जो साबुन हैं, डिटॉल है, सिंथॉल है, बहुत सारे साबुन हैं, और ये साबुन एक के जो विभिन्न ब्रांड हैं एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं। इसी प्रकार हम शहरों में जो फुटकर दुकानें हैं या जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जैसे बार्बर शॉप्स हैं या रेडीमेड गारमेंट्स की शॉप्स हैं, उनमें भी व्यवहार में एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता की स्थिति होती है, और यह एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता वास्तविक जीवन के काफ़ी निकट है। और एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता के अंतर्गत पदार्थ की विभिन्न प्रकार की किस्में होने के कारण विभिन्न उपभोक्ता भिन्न भिन्न ब्रांड्स का यूज करने के अभ्यस्त हो जाते हैं, इसीलिए बाजार में वे भिन्न भिन्न कीमतों पर बिकती हैं। तो इस बाजार के इस रूप की अन्य विशेषता है कि इसमें एक व्यक्तिगत फर्म के पदार्थ की मांग वक्र का जो ढाल होता है वह बाएं से दाएं नीचे की ओर होता है, और यह काफ़ी लोचदार होता है, क्योंकि यदि जो उत्पादक है वह अपनी कीमत में यदि परिवर्तन करता है तो उसकी जो मात्रा है उसमें परिवर्तन काफ़ी हो जाता है। इसके अलावा इसमें फर्मों का प्रवेश तथा बहिर्गमन स्वतंत्र होता है। फर्में उद्योग से, या हम इसमें समूह की चर्चा करते हैं, उसमें नई फर्में आ सकती हैं, पुरानी निकल सकती हैं, लेकिन नई प्रवेश करने वाली अपना अलग ब्रांड, अपनी अलग भिन्न वस्तु का उत्पादन उसमें करती है। इसके अलावा एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता के अंतर्गत गैर कीमत प्रतियोगिता, जैसे विज्ञापन इत्यादि के द्वारा अपनी वस्तु का प्रचार प्रसार करना, यह भी होता है, और इसमें हम उद्योग की जगह समूह की अवधारणा की बात करते हैं।
कहने का मतलब ये है कि जहाँ पूर्ण प्रतियोगिता में बहुत सारी फर्में होती हैं और समरूप वस्तु का उत्पादन करती हैं, इसलिए पूर्ण प्रतियोगिता में उद्योग की अवधारणा हम काम में लेते हैं। लेकिन एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता के अंतर्गत विभिन्न फर्मों के द्वारा उत्पादित जो वस्तुएं हैं उनमें थोड़ा बहुत अंतर होता है, वस्तु विभेद होता है। इसलिए हम यहाँ पे समूह की अवधारणा को इसमें अधिक उपयोगी माना जाता है, क्योंकि और हम इसमें समूह संतुलन की चर्चा करते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि पुस्तकों के संदर्भ में यदि हम बात करें तो एक पाठ्य पुस्तकों का समूह हो सकता है, जासूसी पुस्तकों का हो सकता है, सामान्य पुस्तकों का हो सकता है, धार्मिक पुस्तकों का समूह हो सकता है। इस प्रकार यह जो बाजार का यह रूप है एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता, यह वास्तविक जीवन के बहुत अधिक निकट होता है। विद्यार्थियों, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता के अंतर्गत व्यक्तिगत फर्म को 3 विषयों के बारे में निर्णय लेना होता है। ये 3 विषय हैं। कीमत के विषय में उसको संतुलन देखना होता है, पदार्थ के विषय में संतुलन देखना होता है, निर्णय लेना होता है कि वस्तु की क्वालिटी, डिजाइन किस प्रकार की रखी जाए, और विज्ञापन व्यय की मात्रा के विषय में भी फर्म को निर्णय लेना पड़ता है। लेकिन हम अपना जो डिस्कशन है, ये जो 2 विशेषताएं हैं इनको यथावत मानकर हम ये मानकर कि जो फर्म है वह उत्पादित पदार्थ की एक विशेष किस्म उत्पन्न कर रही है और विज्ञापन पर भी जो विशेष व्यय है उसको भी हम स्थिर मानकर हम केवल एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता के अंतर्गत कीमत और उत्पादन मात्रा के विषय में संतुलन की चर्चा करेंगे। और एक बात और कि एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता के अंतर्गत प्रायः 2 मांग वक्रों की चर्चा की जाती है। अपेक्षित मांग वक्र, परसीव्ड डिमांड कर्व, और दूसरा आनुपातिक मांग वक्र, प्रोपोर्शनल डिमांड कर्व, जिसको हम वास्तविक मांग वक्र भी कह सकते हैं। हम इन दोनों मांग वक्रों को अभी एक डायग्राम के द्वारा आपको समझाएंगे। आप इस डायग्राम को देखिए, इसमें 2 मांग वक्र दिखाई दे रहे हैं। ओ एक्स अक्ष पर वस्तु की मात्रा है, ओ वाई अक्ष पर कीमत है। जो यहाँ पर डी डी डिमांड कर्व है वह अधिक लोचदार है और यह परसीव्ड डिमांड कर्व है। ये इस मान्यता पर बनाया गया है कि विक्रेता इस भ्रम में रहता है कि कीमत में थोड़ी सी कमी से मांग काफ़ी बढ़ जाएगी और कीमत कमी पर उसके प्रतिद्वंदी जो विक्रेता हैं वह प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। तो यह जो ये जो डिमांड कर्व है ये परसीव्ड डिमांड कर्व है, और जो ये दूसरा डिमांड कर्व दिखाई दे रहा है ये कैपिटल डी वाला, ये वास्तविक मांग वक्र है या आनुपातिक मांग वक्र है। जिसका मतलब ये है कि यदि फर्म के द्वारा कीमत में कमी की जाती है तो दूसरे विक्रेताओं के द्वारा भी प्रतिक्रिया होगी, और इस स्थिति में डी मांग वक्र आनुपातिक मांग वक्र है कि प्रतिस्पर्धी फर्म, इस मान्यता पर बनाया गया है कि जो प्रतियोगी फर्म है उनकी कीमतें भी इस फर्म की कीमतों के समान ही परिवर्तित हो जाएंगी। तो विद्यार्थियों, उच्च अध्ययन में दोनों मांग वक्रों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन हम अपने मांग वक्र में सामान्यतः जो लोचदार मांग वक्र है उसको ध्यान में रखते हुए एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता के अंतर्गत कीमत और उत्पत्ति का निर्धारण देखेंगे। यानी हम इसमें ये मान लेते हैं कि जो फर्म है उसके जो स्थानापन्न पदार्थ हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, उनकी किस्म और उनकी कीमतों को स्थिर मान लिया जाएगा, और जो एकाधिकारी फर्म है उसके
पदार्थ का एक निश्चित मांग वक्र है और वह काफ़ी लोचदार है। तो इस मान्यता पर के आधार पर हम फर्म का संतुलन देखेंगे। अब हम एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में अल्पकाल में उत्पत्ति और कीमत का निर्धारण की चर्चा करते हैं विद्यार्थियों। और इसमें संतुलन की शर्तें वही हैं कि MR इक्वल टू MC होना चाहिए और MC वक्र MR वक्र को नीचे से काटे। हम ये बता ही चुके हैं कि इसमें एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में जो फर्म का AR या मांग वक्र काफ़ी लोचदार होता है और ऋणात्मक ढाल वाला होता है। अल्पकाल में जो फर्म है उसको असामान्य लाभ मिल सकते हैं, हानि हो सकती है या सामान्य लाभ भी हो सकते हैं। और जब फर्म को हानि हो रही होती है तो फर्म जब तक उसे कीमत एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर या उससे अधिक मिलती है तो फर्म उत्पादन चालू रखती है, क्योंकि उस समय वह अपनी हानि को न्यूनतम करना चाहती है। तो हम अल्पकाल के अंतर्गत कीमत और उत्पत्ति निर्धारण को डायग्राम के माध्यम से भी देख सकते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं जो OX अक्ष है उस पर उत्पादन की मात्रा दिखाई गई है, OY अक्ष पर कॉस्ट, रेवेन्यू और प्राइस दिखाई गई है और AR कर्व है, MR कर्व है ये। और जो फर्म है उसके MR कर्व को MC कर्व E बिंदु पर काटता हुआ गुजर रहा है और कीमत जो है MQ निर्धारित होगी या OP निर्धारित होगी। और इस स्थिति में OM उत्पादन मात्रा पर जो फर्म की जो AC है वह MQ जो कीमत है उससे कम है। AC MS है, इसलिए फर्म को शेडेड एरिया के बराबर इकोनॉमिक प्रॉफिट आर्थिक लाभ हो रहा है। तो ये फर्म अल्पकाल में असामान्य लाभ कमा रही है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म को हानि भी हो सकती है, वह इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। सारी चीज़ें वही हैं। AR जो कि डिमांड कर्व है फर्म का, MR दिया हुआ है और MC MR वक्र को E बिंदु पर काटती हुई ऊपर गुजर रही है, नीचे से काटती हुई। फर्म का संतुलन मात्रा, उत्पादन की मात्रा ON है। जो कीमत निर्धारित हो रही है वह OT कीमत निर्धारित हो रही है, लेकिन जो फर्म है उसकी जो AC है वो ON उत्पादन मात्रा में कीमत से अधिक है। तो यहाँ पर शेडेड एरिया के बराबर फर्म को हानि हो रही है। फर्म को सामान्य लाभ भी हो सकता है। तो विद्यार्थियों, ये अल्पकाल में फर्म को सामान्य लाभ, हानि या असामान्य लाभ तीनों मिल सकते हैं। यदि हम दीर्घकाल में एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में कीमत तथा उत्पत्ति के निर्धारण की बात करें तो विद्यार्थियों, दीर्घकाल में फर्म के संतुलन के लिए जो शर्त है वह MR इक्वल टू MC होना चाहिए और जो MC कर्व है MR को नीचे से काटती है और इस स्थिति में जो AR है वह या जो कीमत है वह LAC के बराबर होती है और फर्म को सामान्य लाभ मिलता है। विद्यार्थियों, दीर्घकाल के अंतर्गत हम ये मान के चल रहे हैं कि सभी फर्मों के मांग और लागत फलन एक जैसे हैं। जो समूह में जो फर्म में विद्यमान हैं सभी की मांग और लागत फलन एक जैसे हैं और फर्म को दीर्घकाल में सामान्य लाभ मिल रहे हैं, क्योंकि उद्योग में नई फर्मों का जिस वस्तु का उत्पादन फर्म कर रही हैं उसके जो समूह हैं उसमें और फर्में प्रवेश कर सकती हैं। दीर्घकाल में फर्में जो उद्योग है उसको छोड़कर जा भी सकती हैं। तो इस स्थिति में जो फर्म को सामान्य लाभ ही मिलते हैं और फर्म को सामान्य लाभ जब मिलते हैं तो फर्म
का जो LAC है वह AR के बराबर होता है। इसको हम इस डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं। दीर्घकाल में जो उत्पत्ति मात्रा का निर्धारण है वो उसको हम इस डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं। एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में फर्म का दीर्घकालीन संतुलन या जिसको हम समूह संतुलन भी बोलते हैं, आप देख रहे हैं कि जो E बिंदु है उस पर MC, LMC लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व MR कर्व को नीचे से काटता हुआ गुजर रहा है। OL उत्पादन मात्रा निर्धारित होती है और LT कीमत या OK कीमत निर्धारित होती है। और इस पर आप देख रहे हैं AR और LAC दोनों बराबर हैं और फर्म को यहाँ पर सामान्य लाभ प्राप्त हो रहा है। विद्यार्थियों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता है उसमें फर्म को सामान्य लाभ मिल रहे हैं। तो कई बार यह प्रश्न भी किया जाता है कि क्या एकाधिकार के अंतर्गत, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म दीर्घकाल में सामान्य लाभ कमा सकती है। तो विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने बताया कि एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता के अंतर्गत दीर्घकाल में नई फर्मों के प्रवेश होता है न, इसलिए प्रायः जो फर्म है सामान्य लाभ ही कमा सकती हैं। यदि लाइसेंस, कानून या राजनीतिक प्रभाव के कारण यदि फर्मों का प्रवेश अवरुद्ध हो तो फर्म अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करके असामान्य लाभ भी कमा सकती है, लेकिन प्रायः प्रवेश एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में विद्यार्थियों अवरुद्ध नहीं होता है। यानी दीर्घकाल में फर्म के संयंत्र का आकार बदल सकता है, नई फर्मों का प्रवेश और पुरानी फर्मों का बहिर्गमन हो सकता है। इसलिए सामान्यतः फर्म को दीर्घकाल में सामान्य लाभ ही मिलते हैं। विद्यार्थियों, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता के बारे में एक बिंदु की और हमें चर्चा करनी है कि जहां पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म है वह उत्पत्ति की अनुकूलतम दर पर उत्पादन करती है, यानी LAC के न्यूनतम बिंदु पर फर्म का साम्य होता है। और पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म के लिए AR और MR दोनों क्षैतिज होते हैं, लेकिन एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता के अंतर्गत एक फर्म का जो वास्तविक उत्पादन है वह LAC के न्यूनतम स्तर से कम होता है। जैसा कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि जो फर्म का संतुलन है वह OL उत्पादन मात्रा पर है और जो LAC का न्यूनतम बिंदु जहां इस F पॉइंट पर है वहां पर जो उत्पादन है OB है। तो यहाँ पर जो फर्म है LAC के न्यूनतम आकार से कम उत्पादन कर रही है, LAC के न्यूनतम आकार से पहले ही उसका संतुलन बिंदु है और तो LAC के न्यूनतम बिंदु पर उत्पादन स्तर और फर्म के वास्तविक उत्पादन स्तर का जो अंतर है जो कि यहाँ पर LB है, ये फर्म की एक्सेस कैपेसिटी मानी जाती है। विद्यार्थियों, इस एक्सेस कैपेसिटी के बारे में अर्थशास्त्रियों में वाद विवाद है और प्रायः यह कहा जाता है कि यह अतिरिक्त उत्पादन क्षमता जो कि यहाँ LB के बराबर है वह एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता के अंतर्गत इनएफिशिएंसी अकार्यकुशलता की द्योतक है। परंतु विद्यार्थियों, प्रोफेसर चैम्बरलिन का कहना है, जिन्होंने एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता के जो बाजार के बारे में एनालिसिस किया है, उनका तर्क है कि चूँकि उपभोक्ता स्वयं वस्तु विभेद चाहते हैं इसलिए लोगों की रुचि के अनुसार वस्तु की कई किस्में उपलब्ध कराई जाती हैं जिनके
कारण जो व्यक्तिगत फर्म है उसका मांग वक्र ऋणात्मक होता है, AR ऋणात्मक ढाल वाला होता है। और ऐसी स्थिति में जो LAC है वह AR के गिरते हुए भाग पर ही उत्पादन करती है, यानी जो LAC के गिरते भाग पर ही उत्पादन करने की प्रेरणा होती है फर्म को, और फर्म जो उत्पादन का अनुकूलतम आकार तक उत्पादन तभी कर सकती है जब AR वक्र क्षैतिज होता है। तो इस अतिरिक्त उत्पादन क्षमता के बारे में हमने चर्चा की, जो कि एक अधिकारात्मक प्रतियोगिता के अंतर्गत पाई जाती है। और ये वस्तुतः वस्तु विभेद की कीमत के रूप में हम देख सकते हैं कि उपभोक्ता वस्तु विभेद चाहते हैं, इसलिए यहाँ पर इस एक अधिकारात्मक प्रतियोगिता के अंतर्गत जो फर्म है वह LAC के न्यूनतम बिंदु से पहले ही उत्पादन बंद कर देती है, वहाँ उसका संतुलन हो जाता है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता के अंतर्गत अल्पकाल में और दीर्घकाल में कीमत और उत्पत्ति के निर्धारण की चर्चा की, एकाधिकारात के अंतर्गत एक्सेस कैपेसिटी की चर्चा की। और मैं समझती हूँ कि आपको एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता के अंतर्गत कीमत और उत्पत्ति का निर्धारण और उसका कंसेप्ट, बाजार के बारे में जानकारी आपको स्पष्ट हो गई होगी, समझ में आ गई होगी। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।